स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। हेलो एवरीवन, आज हम स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, इस लेसन के प्रश्नोत्तर लेके जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेज़ों ने भारतीयों पे हावी होना शुरू किया, लेकिन कुछ पॉजिटिव कार्य भी कर गए थे। तो उसके बाद की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसके नोट्स तो हम आपको प्लेलिस्ट में दे चुके हैं, इसका वीडियो इस लेसन का, तो आप उससे जाके पूरा नोट्स पढ़ सकते हैं। आज उसी लेसन के हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में कैसी थी। क्वेश्चन 1 है, योजना की परिभाषा दीजिए। आंसर है योजना यानी प्रोग्राम। इसकी व्याख्या करती है किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना है। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय अवधि में प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन 2 है, भारत ने योजना को क्यों चुना। यहाँ एक चीज़ हम बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, शॉर्ट आंसर और उसके अलावा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सभी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, भारत ने योजना को क्यों चुना। आंसर है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे खराब अवस्था में थी। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत अधिक थी। औद्योगिक विकास नगण्य था, कृषि क्षेत्र की स्थिति भी ठीक नहीं थी, संसाधन सीमित थे। इसीलिए भारत ने योजना को चुना, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि राष्ट्र में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और आर्थिक रूप में कैसे उपयोग किया जाए ताकि आर्थिक विकास की दर को गति प्रदान किया जाए। क्वेश्चन 3 है, योजना के लक्ष्य क्या होना चाहिए। आंसर है योजनाओं के निम्नलिखित लक्ष्य होना चाहिए। समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। योजनाकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्य में कोई अंतर्विरोध ना हो। क्वेश्चन 4 है, चमत्कारी बीज क्या होते हैं। आंसर है चमत्कारी बीज या उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज HYV खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि लाने में सहायक होते हैं। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 5 है, विक्रय अधिशेष क्या है। आंसर है किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विक्रय अधिशेष कहलाता है। विक्रय अधिशेष बराबर किसानों द्वारा उत्पादित कुल कृषि उत्पादन माइनस कृषि उत्पादन का स्वयं का उपभोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। आंसर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। भूमि सुधार के प्रकार। मध्यस्थों की समाप्ति। भू सुधार का मुख्य केंद्र बिंदु मध्यस्थों जैसे जमींदार, जागीरदार की समाप्ति किया जाना था। इसके अंतर्गत वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामी बनाने जैसे कदम उठाए गए। इसका उद्देश्य ये था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, बशर्ते उन्हें पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जाए। जोतों की चकबंदी, जोत खेत को कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूमि के जोत छोटे और विखंडित थे, इसलिए आधुनिक और उन्नत तकनीक के उपयोग के लिए जोतों को चकबंदी आवश्यक थी। किसानों को उनके विभिन्न खंडित भूखंडों के बराबर संगठित रूप से भूमि में हिस्सेदारी दी गई। इससे बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन से जुड़े लाभों को सक्षम किया गया। भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था।
क्वेश्चन 7 है, हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इसमें किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए। आंसर है, हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज HYV के प्रयोग से है, विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से। इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश 5% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। इसमें इस क्षेत्र में की 75% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारिक संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून स्तर कम होता तो किसानों को कठिनाई होती थी क्योंकि उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ये सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी। उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीच HYV के प्रयोग से खाद्यान्न के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है तथा हरित क्रांति काल में किसानों द्वारा गेहूं तथा चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेचा गया था। भारत ने अनाज में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वसनीयता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। आंसर है, केवल समृद्धि द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक सीमित ना रहे। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। हमारी योजना का यही उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन 9 है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? व्याख्या कीजिए। आंसर, नहीं। रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा नहीं करता है, बल्कि आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन दोनों सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना ही आधुनिकीकरण है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पे नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। इससे रोजगार सृजन के अवसरों में कटौती नहीं होता, बल्कि ये श्रम शक्ति को बढ़ावा देता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि मानव संसाधन को प्रशिक्षण हो। आधुनिक तकनीक तथा यंत्र का प्रयोग उत्पादकता को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताएं भी कम होनी चाहिए। हमारी योजना का यही उद्देश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? व्याख्या कीजिए। आंसर, नहीं। रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा नहीं करता, बल्कि आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन दोनों सकारात्मक रूप से संबंधित हैं। नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना ही आधुनिकीकरण है। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म की बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। इससे रोजगार सृजन के अवसरों में कटौती नहीं होती, बल्कि ये श्रम शक्ति को बढ़ावा देता है। ज़रूरत इस बात की होती है कि मानव संसाधन का प्रशिक्षण हो। आधुनिक तकनीक तथा यंत्र का प्रयोग उत्पादकता को बढ़ाएगा और परिणाम स्वरूप लोगों की आय बढ़ने से वस्तुओं और सेवाओं के मांग में भी वृद्धि होगी। इस बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति होगी तथा रोजगार सृजन के अवसरों में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन दोनों विरोधाभास नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन 10 से, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था?
आंसर है भारत जैसे विकासशील देश नियोजन उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना आवश्यक था। इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। ये भी आशंका थी कि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। क्वेश्चन 11 है, किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी करें। आंसर, सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। हाँ, ये आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्रक को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए। इस घटना को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास के साथ कृषि क्षेत्रक का योगदान कम तथा औद्योगिक क्षेत्रक का योगदान प्रमुख होता जाता है। विकास के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्रक का योगदान दो अन्य क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। ये विश्व के विकसित अर्थव्यवस्था में देखा गया है। क्वेश्चन 12 है, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी? आंसर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जिसमें उद्योगपति के पास हमारी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी और इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उन्हें मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से राज्य को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समावेश के पथ पर अग्रसर करने में योजना में ये निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। क्वेश्चन 13 है, इस कथन की व्याख्या करें। हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने में योग्य बनाया ताकि वो कमी के समय उसका उपयोग करें। आंसर, हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। आधुनिक तकनीक के प्रयोग, उर्वरक, कीटनाशकों तथा HYV बीजों के व्यापक उपयोग से कृषि उत्पादकता तथा प्रति कृषि भूमि उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त बाजार व्यवस्था में विस्तार, मध्यस्थों की समाप्ति तथा ऋणों की सरल उपलब्धता किसानों को विक्रय अधिशेष प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इन कारणों से सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी है जिसे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सके। तो ये इस लेसन के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में कैसी थी, इसके क्वेश्चन आंसर हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसकी सूचना आपको मिलती रहे वीडियो डालने की, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।